एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आ रहा है हमारे पास, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं मैं, यदि उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने में मुझसे कितने की गलती हुई, डेल्टा एस की, मैं उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने गया और पोजीशन को मेजरमेंट करने में मुझसे कितनी गलती हुई, डेल्टा एस की, और उसके मोमेंटम को मेज़र करने में मेरे से कितनी गलती हुई, डेल्टा पी की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए पोजीशन को मेज़र करने में जो अनसर्टेनिटी हो रही है वो कितने की हो रही है, मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितने की हो रही है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किससे बड़ा होगा, h/4 पाई से, वो h/4 पाई से बड़ा होगा। कब? यहाँ डेल्टा एस कौन सी अनसर्टेनिटी है, पोजीशन मेजरमेंट में, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। काय में अनसर्टेनिटी, ये मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है, बोलो। और डेल्टा एस कौन सी अनसर्टेनिटी है, इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन को मेज़र करने में, पोजीशन को मेज़र करने में जो अनसर्टेनिटी हुई वो डेल्टा एस की है। कितनी अनसर्टेनिटी हुई, डेल्टा एस की। और मोमेंटम मेजरमेंट में कितना की हुई, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किससे बड़ा होगा, ठीक है। अभी ये कौन सी अनसर्टेनिटी थी, मोमेंटम मेजरमेंट में। मोमेंटम मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होगी वो होगी m इंटू डेल्टा वी। m तो बॉडी का मास हो गया, और जो डेल्टा v है वो क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी यू से। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने को तो इसका 1% भी नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारे लेवल पर हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं उस लेवल पर अगर देखा जाए तो हमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, मान के चलिए कि तकरीबन ना के बराबर ही है। हमें तो इस बारे में पढ़ने को मिलेगा, इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलता है इस बारे में, ठीक है भैया। डेल्टा पी अनसर्टेनिटी हुई काहे के मेजरमेंट में, और डेल्टा एस, ठीक कर लीजिए। देखो एक सवाल, बोलो। डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी यू से। एक प्रॉब्लम लिखिएगा, अ बॉडी ऑफ मास determine uncertainty in measurement of determine uncertainty in measurement of determine uncertainty in measurement of speed of a body, determine uncertainty in measurement of speed of a body of mass 2.2 into 10 to the power minus 15 kg minus 15 gram. Determine uncertainty in measurement of speed of a body of mass 2.2 into 10 to the power minus 15 gram if uncertainty in measurement of its position is 1 angstrom. If uncertainty in measurement of its position is 1 angstrom. If uncertainty in measurement of its position is 1 angstrom. करिए। जी देखो क्या क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, उस बेसिस पर डेल्टा एस इंटू क्या होगा, एम डेल्टा वी।
इज इक्वल टू कितना, h/4π। बोलो अभी डेल्टा एस क्या, अनसर्टेनिटी किसमें, पोजीशन में। कितनी है वो, 1 एंगस्ट्रॉम। मास कितना है, वो ग्राम में है, उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, इनटू डेल्टा वी। एक्चुअली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होता है, पर अपन जब भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको h/4π के इक्वल करेंगे। अदरवाइज साइन क्या होता है यहाँ पर मयंक, ग्रेटर देन और इक्वल टू। बोलो ठीक है। 4 और पाई की वैल्यू कितनी, और h कितना, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो काहे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, स्पीड मेजरमेंट में। बोलो वो तुम सॉल्व कर लो। बोलो ये कैलकुलेशन वर्क यू विल डू, ठीक है। अब मैं बताऊं तुम्हारे को, सुनना। अब इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करता हूं। जनरलाइज मैनर में क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ से शुरू हुआ और एक आध सवाल कराया और ख़त्म हो गया, इतना सही होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब इस पर अपन डिटेल में और जाते हैं। सपोज करो कोई पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब उसकी पोजीशन मेज़र करी, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी पोजीशन मेज़र करी, और पोजीशन मेजरमेंट में कितनी की अनसर्टेनिटी हुई, डेल्टा एक्स की। गौर करो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितने की हुई, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितने की हुई, डेल्टा पी एक्स की। एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी, और फिर मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी, ये किससे बड़ा होगा, h/4π। यहाँ ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, ऐसे ही डेल्टा वाई क्या है, अनसर्टेनिटी किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में, और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम मेजरमेंट में। अरे बोलो, और फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ही क्या, मोमेंटम मेजरमेंट। बोलो चलो सुनो, अभी मैं बता दूं यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी किसमें, काय के मेजरमेंट में, इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। कौन सी पोजीशन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बोलो ऐसे ही डेल्टा वाई डेल्टा जेड समझ गए तुम, बोलो। और डेल्टा पी एक्स क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ क्या, मोमेंटम। और ये किसके लॉन्ग मेजर किया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। समझ गए। तो जैसे अपन ने ये एक्स एक्सिस वाला लिखा, ऐसे ही वाई एक्सिस वाला लिखा, और ऐसे ही किसके लॉन्ग लिखा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में, और वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम मेजरमेंट में। जेड एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन मेजरमेंट में, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। जिस एक्सिस के अलॉन्ग तुमने पोजीशन मेजर करी है, उसी एक्सिस के अलॉन्ग तुमने क्या मेजर करा है, जिस एक्सिस के अलॉन्ग तुमने पोजीशन मेजर करी है, उसी एक्सिस के अलॉन्ग तुमने क्या मेजर किया है, मोमेंटम। बोलो दोनों सेम एक्सिस के अलॉन्ग करें। बाई चांस अगर इसमें क्या हो, तुम पोजीशन मेजर करो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और मोमेंटम मेजर करो उसके परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, या तो फिर इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। मसला यह है कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन मेजर की गई है, उसी के अलॉन्ग मोमेंटम मेजर किया है, तो ही अनसर्टेनिटी आ रही है।
अदरवाइज अनसर्टेनिटी इफ यू आर डिटरमाइनिंग पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम अलॉन्ग वाई और जेड एक्सिस, तो वो क्या होगा। लाइकवाइज अगर जैसे यहाँ पर मान लो मैंने पोजीशन मेजर करी जेड एक्सिस के अलॉन्ग और मोमेंटम मेजर करा एक्स के अलॉन्ग, तो कितना होगा। अगर वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं तो फिर कितना होगा, 0 होगा। समझ गए, समझ गए भैया। जिस एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन मेजर करी है उसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंटम मेजर करते हो तो फिर अनसर्टेनिटी आती है h/4π का के बराबर या उससे अधिक। लेकिन अगर तुमने दोनों को कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग लिया है तो फिर वो कितना होगा। ऐसे ही अभी तुमने लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करी। अभी अगर मान लीजिए ऐसे ही हमारे पास आएगा, अगर एंगुलर पोजीशन, ये डेल्टा थीटा जो है, ये कौन सी पोजीशन निकाली अपन ने, जैसे एक लीनियर पोजीशन होती है वैसे ही कौन सी पोजीशन होती है, एंगुलर पोजीशन होती है। तो ये डेल्टा थीटा और ये डेल्टा जे, इन दोनों का प्रोडक्ट किससे अधिक होगा। डेल्टा जे क्या है, काई की अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन। बोलो, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन। बोलो। और डेल्टा थीटा क्या, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, एक मिनट, एंगुलर पोजीशन यहाँ आएगा और वो क्या है, क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम। बोलो, एंगुलर मोमेंटम तुम पढ़ते हुए आ रहे हो इतने दिन से, एमवीआर पढ़ते हुए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो अगर एंगुलर पोजीशन को मेज़र करने में तुमसे कितने की त्रुटि हुई, कितने की गलती हुई, एंगुलर पोजीशन को मेज़र करने में तुमसे कितने की अनसर्टेनिटी हुई, डेल्टा थीटा की। और एंगुलर मोमेंटम को मेज़र करने में कितनी हुई, एंगुलर पोजीशन को मेज़र करने में तुमसे कितनी अनसर्टेनिटी हुई, और एंगुलर मोमेंटम को, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, कर लिया, समझ गए भैया। ऐसे ही एक और बताता हूं मैं यहाँ पर, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी की वैल्यू किससे बड़ी होगी। यहाँ डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी काहे के मेजरमेंट में, टाइम के, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ, और डेल्टा ई काहे में अनसर्टेनिटी, इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। डेल्टा टी काहे की अनसर्टेनिटी है, टाइम मेजरमेंट में, और डेल्टा ई एनर्जी मेजरमेंट में। बोलो, डेल्टा ई एनर्जी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है और डेल्टा टी काहे की, टाइम मेजरमेंट में। लिखिए, कर लिया। डेल्टा टी काहे की अनसर्टेनिटी है, टाइम मेजरमेंट में, और डेल्टा ई काहे की अनसर्टेनिटी है, एनर्जी में। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। इसकी मदद से ही हम दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं। आपको मालूम है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं। न्यूक्लियस में होते हैं क्या, न्यूक्लियस में नहीं होते। इस बात की पुष्टि करता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता, वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, वाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, ये कौन बताता है, हाइजेनबर्ग बताता है।
हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो है जो ये बताता है कि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। बोलिए, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? हाइजेनबर्ग। अरे कहिए, ठीक है। कैसे, मैं ये भी समझा देता हूं तुम्हारे को। हाउ, सुनना, ये न्यूक्लियस है, मैं न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ढूंढता हूँ। अब अनसर्टेनिटी से मतलब ये होता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, लेकिन जब मैं उसको मेज़र करने गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, मुझे यहाँ मिला। मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पहले वाले डॉट पे था, जबकि वो कौन से डॉट पे निकला? दूसरे डॉट पे निकला। मैं मेज़र करने गया इलेक्ट्रॉन, मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहले वाले डॉट पे, लेकिन वो कौन से डॉट पे मिला? तो पोजीशन को मेज़र करने में मेरे से गलती हो गई। और जितना छोटा पार्टिकल होगा, गलती होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। गलती होती है, हर किसी में होगी, हर किसी में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए। जो बहुत बड़ी ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी की पोजीशन मेज़र करने जाऊँगा तो वहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होगी। पोजीशन एग्जैक्टली मैं उसकी लोकेट नहीं कर पाऊँगा, उसमें भी मुझसे एरर होगी। माइन्यूट मिस्टेक के चांसेस वहाँ पर भी हैं। ठीक है भैया। अभी जो इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स आएंगे, जो ड्राइवरलेस कारें आएंगी, उनमें सबसे बड़ा रोड़ा तो यही है। हालांकि वो गाड़ी पूरी सेंसर से लैस है, मतलब उसके हर जगह पर सेंसर और सेंसर लगे हुए हैं कि एक पत्थर का एक तिनका भी अगर आके उसके एक जरा सा कंकर भी उस पर लगता है तो वो उसको भी सेंस कर पाएगी। वो समझ लो मेरी बात को। तो मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले डॉट पर निकला, तो ये पोजीशन को मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी है। ठीक है। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसको कैसे प्रूव करें? देखो, हमारे पास में फार्मूला है डेल्टा एस इंटू डेल्टा पी की वैल्यू किससे बड़ी? h/4π। अभी डेल्टा एस क्या? पोजीशन मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी। अब मैं न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढने जा रहा हूँ, तो ढूंढूंगा तो कहाँ ढूंढूंगा? न्यूक्लियस के अंदर ही ढूंढूंगा, न्यूक्लियस के बाहर तो नहीं जाके ढूंढूंगा। मतलब ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर ही, और इस बाउंड्री का जो साइज़ है वो मुझे मालूम है 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर का होता है। मैं ढूंढूंगा तो इसके भीतर ही ढूंढूंगा, इसके बाहर जाकर तो ढूंढूंगा नहीं। बोलो। तो पोजीशन मेजरमेंट में अधिक से अधिक कितनी गलती कर सकता हूं मैं? भाई अधिक से अधिक गलती ये कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ है और मैं बोलूँ यहाँ है, इससे ज़्यादा गलती तो नहीं करूँगा। उसका डायमेट्रिकली अपोजिट ले लूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं करूँगा। तो वो 10⁻⁻15 हो गया लगभग, हुआ। तुम बोलो सर वो तो रेडियस है, तो बेटा डायमीटर ले ले। चल एक काम कर, ये लो डायमीटर ले लिया। अब ये क्या होगा? मास कितना, और ये स्पीड मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, और ये किसके बराबर होगी? h प्लैंक कांस्टेंट 4 और पाई की वैल्यू कितनी? जरा इसको सॉल्व करके स्पीड मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी निकालो, कितनी आई? निकालो। स्पीड मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी आई? निकालिए जी। क्या आई? डेल्टा वी कितना आया? 2 पॉइंट मुझे डाउट है कि तुम 10⁸ बोल रहे हो, 10⁸ आ रहा है, 10 आएगा। हाँ वो 9-10 के आसपास आना चाहिए था, ये आ रहा है। मतलब स्पीड मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इतनी आ रही है। भाई मेरे से बोला न्यूक्लियस में जाके इलेक्ट्रॉन ढूंढ के बता, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जबकि वो कहाँ अधिक से अधिक कितनी दूर निकल सकता है? उससे ज़्यादा दूर तो नहीं निकल सकता। निकल सकता है क्या? तो अगर ऐसा करने जाऊँगा तो स्पीड मेजरमेंट में मेरे से कितनी गलती होगी? इतनी होगी। और एक आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट पैदा हुआ, तुम्हें मालूम होगा। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, शायद तुम्हें ये भी पता होगा। और वो रिलेटिविटी की थ्योरी के कई सारे कंक्लूजन्स हैं
उनमें एक कंक्लूजन ये है कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा चल ले, उससे तेज चल ले, ऐसा कोई भी नहीं। लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज कोई नहीं चल सकता, ये मैक्सिमम स्पीड है। मतलब ये भी नहीं हो सकती, इनफैक्ट लाइट के अलावा कोई दूसरी ऑब्जेक्ट तो वो भी नहीं ले सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और तुम तो स्पीड छोड़ो, तुम तो स्पीड को मेजर करने में गलती इतनी कर रहे हो। गलती होगी भैया, तो जैसे 100 है तो गलती 2 की होगी, 5 की होगी, 10 की होगी, 15 की होगी, 20 की होगी। एक्चुअल वैल्यू 100 है और तुम गलती करने में बात बोल रहे हो 10,000 की, तो संभव है क्या? कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और तुम तो स्पीड के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी इतनी बोल रहे हो। इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नो सर, नहीं हो सकता। और इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि नाभिक के भीतर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये किसने प्रूव किया? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आई बात? कल को कोई पूछे कि भैया वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, सर इट इज प्रूव्ड बाय दिस प्रिंसिपल प्रूव्स दैट this principle proves that there cannot be any electron inside nucleus. This principle proves that there cannot be any electron inside a nucleus. This principle proves that there cannot be any electron inside nucleus. This principle proves that there cannot be any electron inside nucleus. न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, एक और बात बताता हूँ मैं, तुम्हें इतना तो पता है कि भैया ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ घूमता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था और मैं उसे एनर्जी देता हूँ, तो एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, मान लीजिए यहाँ गया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके बाहर जाएगा और ये देखने में आएगा कि बाहर जब वो जाएगा तो वो बाहर मात्र 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए, यानी कि 10 × 10⁻⁹ सेकेंड्स के लिए, यानी कि 10 नैनो सेकेंड्स के लिए रुकेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और बाहर अगर वो किसी ऑर्बिट में गया तो उस ऑर्बिट में कितनी देर के लिए रुकेगा? 10⁻⁸ सेकेंड, यानी 10 नैनो सेकेंड। और फिर वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ गया था, अंदर आते टाइम वापस से उतनी एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज़ करेगा। और रिलीज़ कौन सी फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ये तो बोर ने बता दिया था। हाइजेनबर्ग तो ये बता रहा है कि वो बाहर कितनी देर के रुकेगा? सिर्फ 10 नैनो सेकेंड के लिए। समझ में आई बात? बोलिए। तो ये भी किसने बताया? लिखिए, when some energy is provided to any electron of an atom, when energy is provided to any electron of an atom, when energy is provided to an electron of an atom, when energy is provided to an electron of an atom, when energy is provided to an electron of an atom, then it stays there. When energy is provided to an electron of an atom, then it stays there only for 10 nanosecond.
it stays there only for 10 nanosecond and then comes back to the same energy level when energy is provided to an electron of an atom, then it is excited to higher energy level. It stays there only for 10 nanosecond. Stays there only for 10 nanosecond and then comes back to the same energy level by releasing energy in form of EM waves. It is excited to high energy level and stays there for 10 nanosecond and comes back to the same energy level. ठीक है, कितना सेकंड के लिए? 10 नैनोसेकेंड्स के लिए रुकता है and comes back to the same energy level by releasing energy in form of EM waves. बोलो, अरे कहिए, तो कितनी देर के रुकता है ये? 10 नैनोसेकेंड के लिए. ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने. समझ गए? ये हाइजेनबर्ग ने ही बताया कि भैया वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके बाहर जाएगा तो अंदर आते टाइम क्या कर देगा, उतनी ही एनर्जी वापस से क्या कर देगा, रिलीज. और यहाँ वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड यानी 10 नैनोसेकेंड के रुकेगा. ये कर लीजिएगा. समझ गया भैया? सो ये भी किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने. हाइजेनबर्ग ने बोला कि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और हाइजेनबर्ग ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो वो 10⁻⁸ सेकेंड के रुकेगा और वापस अंदर आ जाएगा, और जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करके बाहर गया था उतनी एनर्जी रिलीज़ कर देगा. ठीक है, कितनी देर के रुकेगा ये बात किसने बताई? हाइजेनबर्ग. लगे हाथों एक छोटी सी बात और तुम्हें बताऊं. कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज. कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट ऑफ हुज यूनिट्स, जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या हो? जूल सेकेंड. ऐसी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या हो? जूल सेकेंड. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? सुनाई नहीं दिया मुझे. उन्हें क्या बोलते होते हैं हम लोग? कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज. बोलो. ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम. लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम. ठीक है, ऐसे ही एंगुलर पोजीशन और कौन? एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम. लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम. एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम. लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम की यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आएगा? जूल सेकेंड. एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम की यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगा? ऐसे ही एनर्जी और टाइम की यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे. एनर्जी की यूनिट तो होती है जूल है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो भी क्या आएगा? जूल सेकेंड. अब जरा तुम दिमाग गड़ाओ तो तुम एक बात पाओगे कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज़ के लिए ही था. आपने क्या ली थी? लीनियर पोजीशन और लीनियर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ली थी कि नहीं?
एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ली थी कि नहीं? एनर्जी और टाइम मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी ली थी कि नहीं? ली थी ना? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट जूल सेकंड होता है उन्हें हम क्या बोलते होते हैं? लिख लीजिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट ऑफ हुज यूनिट्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज प्रोडक्ट ऑफ हुज यूनिट्स is joule second. Those physical quantities product of whose units is joule second. Those physical quantities product of whose units is joule second. Those physical quantities product of whose units is joule second are known as canonically conjugate quantities. जिनकी यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या हो? जूल सेकंड हो, उन्हें हम क्या बोलते होते हैं? कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज.